नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। कोलकाता के रेप और मर्डर केस में एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ आज इस मामले में राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में विरोध प्रदर्शन और हिंसा के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। दूसरी तरफ इस मामले में देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले कोलकाता रेप मर्डर की जांच कर रही सीबीआई से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दूं। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई जांच तेज, अलग अलग टीमें बनाकर जांच में जुटी सीबीआई। घटना वाली रात सबके फोन और लोकेशन की जांच की जा रही है। सीबीआई ने अस्पताल के सभी सीसीटीवी फुटेज भी मांगे हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। तो सीबीआई की जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है आप देख सकते हैं। सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन में, कई टीमें गठित की गई हैं, अलग अलग टीमें बनाकर जांच पड़ताल की जा रही है। आइए मैं सीधे आपको कोलकाता लिए चलता हूं। मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी वहां से मौजूद हैं। मनोज्ञा, एक सबसे बड़ा सवाल इस पूरे प्रकरण में अब यह खड़ा हो गया है, जिन लोगों ने बवाल काटा, उपद्रव करते हुए नजर आए अस्पताल के अंदर, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? कौन लोग हैं ये? 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अखिलेश, और अभी आपको अगर अपडेट दे दूं तो ये लगातार गिरफ्तारी जारी है। ये सीरीज ऑफ गिरफ्तारी अभी कुछ दिनों तक चलती रहेगी, जब तक कोलकाता पुलिस ये इंश्योर ना कर ले कि हर एक व्यक्ति जो इस उपद्रव में शामिल था और इस पूरे हंगामे में किसी न किसी भूमिका में था, उसको गिरफ्तार कर लिया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है ना, सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या वहाँ पर व्यवस्था इतनी कमज़ोर थी, या फिर अगर आप इंटेलिजेंस की बात करें तो क्या इंटेलिजेंस इतनी कमज़ोर थी कि ये नहीं पता था कि लोग आएंगे और हो सकता है धक्का मुक्की करके इस तरह से अंदर घुसने की कोशिश करें, और अगर इतने लोग आएंगे तो क्या उसके लिए इनफ फोर्सेस डिप्लॉयड थे? सवाल ये उठ रहा है कि अगर अस्पताल में इतनी भीड़ आकर अंदर घुस के इतना नुकसान कर सकती है, तो एविडेंस के लिए कोलकाता पुलिस ने ये साफ कह दिया है कि किसी भी तरह का एविडेंस को टच नहीं किया गया है। 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन 1st फ्लोर पर जो डैमेजेस हुए हैं उसका खामियाजा। और उससे बड़ी बात, आज सारे दिन अस्पताल के सामने न सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, फॉर्मर डॉक्टर्स और न जाने कितने सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स पूरे शहर के आकर इकट्ठा होकर सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे थे कि उन्हें इंसाफ चाहिए। जो डॉक्टर को आप भगवान मानते हैं, जिस डॉक्टर को आप अस्पताल जाकर कहते हैं कि आप ही हमें ठीक कर सकते हैं, आज वही सिस्टम को ठीक करने की बात। ये बहुत चौंकाने वाली बात है यकीनन जो आप कह रही हैं मनोज्ञा। लेकिन एक बात बताइए, एक तो सीबीआई की जांच किस दिशा में बढ़ रही है, दूसरी बात जो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन क्या शिनाख्त हो पाई? कौन लोग हैं ये, किसके इशारे पर उन्होंने ऐसा किया? अगर ये साजिश है तो क्या इस बाबत कुछ खुलासा हो पाया है? इस बाबत अभी कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें जारी कर रही है कोलकाता पुलिस, अलग अलग स्क्रीनशॉट्स लेके, मग शॉट्स लेके, जो लोग थे वहां पर जो अलग अलग कैमरास पे कैप्चर हुआ है उसके हिसाब से। अब आप सीबीआई की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो मल्टी डायमेंशनल है। इसका मतलब ये है कि वो न सिर्फ वहां पर जो लोग थे उनसे बात कर रहे हैं, या फिर कोलकाता पुलिस के अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, बल्कि परिवार के लोगों से भी बात कर रहे हैं। और अगर पुलिस के साथ साथ प्रिंसिपल और बाकी सबको भी बुलाए जाने की बात है। ये अगले 24 घंटे तक इसी तरह से चलता रहेगा। इस समय आज जब सीबीआई घर गई थी, विक्टिम के, पीड़ित के घर गई थी, तो वहां पर भी उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया था कि आपको हम जल्द से जल्द बताएंगे कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे है कौन। पर ऐसे बहुत सारे दस्तावेज हैं, ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं जो सीबीआई मुहैया करने की कोशिश कर रही है। शाम तक उनकी फोरेंसिक टीम भी आरजीकर अस्पताल में थी। आरजीकर अस्पताल में फोरेंसिक टीम के जाने के कारण ये है, ये पता लगाना कि जो घटना स्थल था, जो जहां पर ये वारदात हुई है, वहां पर कितनी अभी तक ऐसी चीजें मिल सकती हैं, या उससे पता लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति था या इससे ज्यादा थे। इस पर नजर बना के रखिए मनोज्ञा, जैसे ही कुछ और जानकारी आपको मिलेगी दर्शकों तक वो इन्फॉर्मेशन भी आगे हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन इन सबके बीच आरजी मेडिकल कॉलेज से एक और दिल दहलाने वाली खबर आई। रात के अंधेरे में सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घुस गई थी। पहले धरने पर बैठे डॉक्टर्स को निशाना बनाया गया, फिर इमरजेंसी वार्ड में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। लोहे के चैनल से लेकर इमरजेंसी वार्ड में मौजूद मशीनों तक को सब कुछ को तहस नहस कर दिया गया। सवाल ये, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घुसे उपद्रवियों का रिमोट कंट्रोल किसके पास था? क्या हिंसा के जरिए सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया? क्या वैसी साजिश रची गई थी? आखिर आधी रात में हुई हिंसा का सच क्या है?
पत्थरबाजी, गुंडागर्दी, तोड़फोड़। यह अराजकता गुंडा तंत्र की वो तस्वीर है जिसने कोलकाता ही नहीं पश्चिम बंगाल में कानून के राज पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। हम लोग भी एक जगह पे छुपे हैं। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। बुधवार को गुरुवार की दरमियानी रात जब आरजी कर मेडिकल परिसर में धरने पर बैठे डॉक्टर कोलकाता के श्याम बाजार तक मार्च का प्लान कर रहे थे, तभी मेडिकल कॉलेज के सामने वाली सड़क पर भीड़ की शक्ल में गुंडों ने दस्तक दी। पहले तो विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को लगा कि वो कोई मार्च या रैली निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद रोड पर जमा भीड़ हॉस्पिटल की तरफ मुड़ गई। यही कोई रात के 1 बजे का वक्त होगा। उपद्रवियों की भीड़ ने पहले हॉस्पिटल और डॉक्टर्स पर पत्थर फेंके, फिर हॉस्पिटल के बाहर मौजूद पुलिस की बैरिकेडिंग को उखाड़कर फेंक दिया, बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे दंगाइयों के जोर के आगे पुलिस पीछे हट गई। इसके बाद तो उपद्रवियों ने वो उत्पात मचाया जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। दंगाइयों ने सबसे पहले हॉस्पिटल परिसर में डॉक्टर्स की धरने वाली जगह पर अटैक किया, स्टेज को तोड़ दिया, कुर्सियां फेंक दी, तंबू उखाड़ दिए, डॉक्टर्स को पीटा। फिर उपद्रवी आरजी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुए। यहाँ जो कुछ मिला उसे मिट्टी में मिला दिया। जहाँ डॉक्टर्स थे वहां पर तोड़फोड़ की, डॉक्टरों से को भी पीटा। वो भीतर घुस गए और ये जो इमरजेंसी वार्ड है, इस इमरजेंसी वार्ड के भीतर घुस गए और इसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। भय पैदा करने की मंशा थी। निकास द्वार पर लगे लोहे के चैनल तोड़ दिए, कमरों में लगे शीशे, वार्ड में मौजूद मशीनें, इलेक्ट्रिक बोर्ड, दीवार पर लगे टेलीविजन सब तोड़ डाले। कुर्सियां, मेज दंगाइयों ने इमरजेंसी वार्ड के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। भीड़ के अंदर कितनी नफरत थी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बोर्ड तक को उन्होंने तोड़ा है। जाहिर है कि लोगों के पास सिर्फ हाथ से ही ये नहीं टूटे होंगे, बहुत सारे औजार लेकर के वो आए होंगे और यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो न टूटी हो। ये एक जनरल वार्ड है, यहाँ तमाम जो मरीज हैं वो रहे होंगे। तमाम मशीनें और यहाँ पर लगी हुई जो दीवारें हैं उन सब को तोड़ा गया है। आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल पर हमले से वहां तैनात मेडिकल स्टाफ में डर का माहौल है। नर्स, डॉक्टर सब डरे हुए हैं। हम लोगों का कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। हम लोग कैसे ड्यूटी करें? हर वक्त जो कोई भी आकर भांगचूर करके चला जा रहा है। हम लोग बहुत डर के, अभी डर है हम लोग के। कल जब कभी भी हम लोग का डेथ हो सकता है। मैं रात को वहीं था। अचानक भीड़ आई, उन्होंने अटैक किया, बैरिकेड तोड़ दिए, गेट भी तोड़ दिए। वो लोग इमरजेंसी विभाग में घुस गए, उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात के अंधेरे में हॉस्पिटल के अंदर घुसे दंगाइयों की तादाद 5000 से 7000 के करीब थी, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस की संख्या बेहद कम। और यही वजह रही कि दंगाई अंदर घुसने में कामयाब रहे। आरोप है कि रात के वक्त जब दंगाई उत्पात मचा रहे थे तो डॉक्टर्स की ओर से पुलिस के आला अधिकारियों को कॉल किया गया, लेकिन कॉल पिक नहीं की गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी एक्शन का ऑर्डर न होने की बात कहते रहे। हम लोग आश्चर्य हो गए देखकर कि जब हम लोगों का यहाँ पर प्रोटेस्ट चलता है तब यहाँ पर बहुत सारा पुलिस रहता है, बहुत पुलिस सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी। लेकिन जब ये मॉब आया और मॉब घुसने का कोशिश कर रहा था, पुलिस के नंबर सिर्फ कुछ पुलिस था। पुलिस को लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप और ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय कीजिए। डीसी को फ़ोन कर रहे थे लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे और पुलिस यहाँ पर चुप से खड़े हुए थे। वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। अब सवाल है कि भीड़ अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो रही थी तो अतिरिक्त पुलिस फोर्स क्यों नहीं भेजी गई? वक्त रहते ही भीड़ को हटाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या तोड़फोड़ के जरिए सबूत मिटाने की साजिश की गई? तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवी आखिर थे कौन? और क्या धरने पर बैठे डॉक्टर पुलिस की लापरवाही का शिकार हुए? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक कोलकाता पुलिस ने ये पता लगा सकी है कि भीड़ की शक्ल में हिंसा करने वाले कौन थे। नहीं सवाल का जवाब दे पा रही है कि रात के वक्त
मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में बेहद कम सुरक्षाकर्मी क्यों तैनात किए गए थे? कोलकाता पुलिस उल्टा मीडिया पर सारा दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything. कोलकाता पुलिस अपनी छवि पर उठ रहे सवालों से झुंझलाई हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रात के वक्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसे दंगाइयों पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उपद्रवियों पर काफी देर बाद लाठीचार्ज के आदेश दिए गए, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। इस दौरान मौके पर मौजूद डॉक्टर्स को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। ये सब लोग भूल क्यों जा रहे हैं कि हम लोग किस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। हम लोग इतना पीसफुली यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। एक पीसफुल मार्च स्टार्ट किया था, उसमें भी बाहर से आके लोग ये सब कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर भीड़ का हमला और डॉक्टर्स पर अटैक को लेकर पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने हमले के पीछे टीएमसी का हाथ होने का आरोप लगाया है। মমতা ব্যানার্জি করেছে অতীন ঘোষকে দিয়ে, আর বিনীত গোয়েল সব জানতো, নিষ্ক্রিয় ছিল। टीएमसी के गुंज अंदर चले गए। टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता के पास इतना पैसा हो गया और ये पैसा कहाँ से आया किसी को पता नहीं। वो लोग कोई भी चीज़ को समझते हैं वो अपना जमींदारी है। हमारे कांग्रेस के महिला कांग्रेस सड़क पे है, निरंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज का दौरा कर हड़ताल पर बैठे छात्रों और मेडिकल स्टाफ से बात की। उन्हें न्याय का भरोसा दिया, तो वहीं रात की घटना से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों और मेडिकल स्टाफ में मौजूदा प्रिंसिपल सुहरिता पाल के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। आरजीकर मेडिकल में हिंसा के आरोप में पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इधर मेडिकल कॉलेज में हिंसा को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ गुस्से में है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सियासी पारा भी चढ़ चुका है। सड़क पर मेडिकल स्टूडेंट, और कल रात की घटना के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज का नर्सिंग स्टाफ प्रिंसिपल से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। मेडिकल कॉलेज में दंगाइयों की तोड़फोड़ के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज का नर्सिंग स्टाफ सुरक्षा की डिमांड कर रहा है। अथॉरिटी को ये प्रोटेक्शन का मामला देखना पड़ेगा और कल का जो इंसिडेंट हुआ है वो आज रिपीट होगा कि नहीं उसका कोई गारंटी है नहीं। तो इन लोगों को यहाँ से जाने से पहले वो इंश्योर करके जाना होगा, नहीं तो इसको छोड़ेंगे नहीं हम। इधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रात में हिंसा को देखते हुए आईएमए ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आईएमए ने 17 अगस्त सुबह 6 बजे से हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल में सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल होंगे, यानी अब डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ आर पार के मूड में है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेडिकल कॉलेज पर हमले को असामाजिक लोगों की करतूत बताया है। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছিলাম ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। যে উত্তরপ্রদেশেও সেম জিনিস ঘটেছে, তার দুদিন আগে মধ্যপ্রদেশেও ঘটেছে। এর আগে আপনারা দেখেছেন হাতরাসও ঘটেছে, বিলকিস বানু ওখানেও হয়েছে। पहले निर्भया के साथ रेप और मर्डर के बाद अब धरना प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर हमला। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और कोलकाता पुलिस की भूमिका सवालों में है। पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टियां, वो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस और वामपंथी दल, हर एक पार्टी के निशाने पर ममता बनर्जी की सरकार है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का दावा सियासी तपिश बढ़ाने वाला है। इसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही है। एक टीएमसी एमपी, उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं। ये हकीकत है कि ऐसी घटना ये पहली बार नहीं हुआ है बंगाल में। ममता बनर्जी सरकार में आने के बाद पार्क स्ट्रीट से लेके एक के बाद एक ऐसे घटना घटी है। जो सरकार कर रही है कि चुप्पी रहना उनका, इट शुड बी ओपन टू द पब्लिक। बीजेपी ने 16 अगस्त यानी शुक्रवार को पूरे पश्चिम बंगाल में बंद का आह्वान किया है।
दोपहर 2 बजे के बाद बीजेपी रास्ता रोको आंदोलन करेगी, जिस पर टीएमसी का पारा चढ़ गया है। आरोप है कि बीजेपी निर्भया केस के बहाने कोरी राजनीति कर रही है। फाल्गुनी पात्र के नेतृत्व में कैंडल लाइट मार्च, मशाल मिছিল चलेगा और झाझरा मोड़ से मुख्यमंत्री की घर के तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाने के लिए कि आपकी सरकार पूरी तरीके से व्यर्थ हो चुकी है। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुआ तो हम शास्त्र भवन का भी घेराव करेंगे। ये तो जस्टिस तो सीबीआई को डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये क्यों ऐसा बंगाल बंद ये नहीं होना चाहिए। तो और बाम राम जो कर रहा है वो पॉलिटिक्स है। उनका जमाने में ऐसा इंसिडेंट बहुत हुआ है। निर्भया केस को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच ठनी हुई है, तो टीएमसी के नेता भी अब खुलकर सामने आ गए हैं, जो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इनमें एक नाम तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर शांतनु सेन का है। सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल को लेके पिछले 3 साल में इतना कॉम्प्लेन, गवर्नमेंट इनका अपॉइंटमेंट किया है, गवर्नमेंट सब प्रिंसिपल का अपॉइंट किया है, लेकिन कोई और प्रिंसिपल एक दिखाइए जिसके लिए गवर्नमेंट को इतना फेस लॉस हो रहा है। नहीं हो रहा है, एक ही प्रिंसिपल के लिए हो रहा है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इधर निर्भया केस में सीबीआई की जांच जारी है। बुधवार को सीबीआई की टीम करीब 6 घंटे तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रही, फॉरेंसिक एविडेंस और डॉक्यूमेंट सीज किए। वहीं आज सीबीआई की एक टीम पीड़ित के घर पहुंची, पीड़िता के परिजनों के बयान दर्ज किए। सीबीआई की टीम्स लगातार मॉनिटर कर रही हैं। करीब 25 लोगों की टीम है और ये अधिकारियों के साथ फोरेंसिक टीम्स भी लगातार चल रही हैं। फोरेंसिक इसलिए ये जानने के लिए कि मौका वारदात पर क्या क्या परिस्थितियां रही हैं। माना जा रहा है कुछ इलाकों में वहाँ अस्पताल में दीवार तोड़ दी गई है, सेमिनार हॉल के आसपास काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। कितना क्षतिग्रस्त हुआ है और क्या उससे इन्वेस्टिगेशन पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं, ये फिलहाल सीबीआई तय करेगी। सीबीआई की ओर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनके बयान भी दर्ज किए गए। वहीं रेप के आरोपी संजय रॉय को लेकर उसके रिश्तेदारों ने बड़ा खुलासा किया। संजय रॉय के एक रिश्तेदार ने बताया कि वो रोज शराब पीता था, लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करता था, फिर कुछ दिन बाद मारपीट करके छोड़ देता था। कहने का मतलब शादी करके लाया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन ठीक रहा, उसके बाद में अब उसको नहीं रखने का इच्छा है तो उस मैंने सब कुछ हो जाने के बाद 5 दिन 2 दिन 15 दिन का बाद शुरू हो जाता था झगड़ा। और मारता भी था। हाँ, मारता भी था। 1 साल में बदल देता था लड़की। आरोपी संजय रॉय की 4 बहनें हैं। उसकी बड़ी बहन ने पहचान न बताने की शर्त पर बताया कि पिछले 15 साल से उसकी संजय रॉय से बातचीत नहीं है। आरोपी की बड़ी बहन ने संजय को शराब की लत की पुष्टि की है। बहुत पीता ये एक चीज नहीं कि बहुत शराब पीता है। कभी कोई मारपीट की घटना? मारपीट हम तब। गौर करने वाली बात यह है कि शुरुआती जांच में सामने आया था कि वारदात की रात आरोपी संजय रॉय शराब पीने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ था, जहां उसने पीड़ित के साथ रेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। कोलकाता रेप मर्डर केस में दरिंदगी की शिकार लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर से आवाजें उठ रही हैं। इसी बीच लेडी डॉक्टर के माता पिता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। पीड़िता के पिता ने उम्मीद जताई कि घटना की जांच कर रही सीबीआई उनकी बेटी के गुनहगारों का सच सामने लाएगी। पीड़ित परिवार ने कहा है कि महिला सुरक्षा पर सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, इस गंभीर मुद्दे पर सख्त कदम उठाना बहुत जरूरी है। जब ये पता लगा बेटी के बारे में और आज की जो स्थिति है, भरोसा है कि सरकार इंसाफ दे रही है? भरोसा तो रखना ही पड़ेगा, किसी का ऊपर तो भरोसा रखना ही पड़ेगा। मेरा जो सबसे बड़ा एजेंसी है क्राइम ब्रांच के, वो सीबीआई है, हम लोग जानता है, वही जानता है। उसको सब दिया गया हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट की अपने नजरी में ये तदंत होगा। और क्या बोले, सारा देशवासी इतना देखिए क्या कर रहा है सारा देश का लोग। ये सब मेरा लड़का लड़की मानता है हमको। एक लड़की गया है, 1 करोड़ लड़की लड़का लड़की मेरा सामने आके उसका विचार चाहिए। को देखा था आखिरी बार अंतिम संस्कार के पहले, तो क्या बीत रही थी आपको? क्या बोले, इसके बारे में बोलना बहुत दिक्कत है। 60 साल 62 साल मेरा उम्र है। इतना साल से हम जो कुछ किया है हम लोग सब उस दिन में पानी में बहा दिया। इसका ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। इसका बारे में आप लोग मत पूछिए। आपका पास मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा दिल तोड़ दिया। क्या बोलूं, इतना एक लड़की का इधर। सोचिए इन आंसुओं का हिसाब भला कौन देगा। बहरहाल अब अगली खबर। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के जश्न के मौके पर
लाल किले पर ध्वजारोहण करते नजर आए और लगातार 11वीं बार देश को उन्होंने संबोधित किया। 98 मिनट लंबे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की कई उपलब्धियों, तमाम मुद्दों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बदलाव के लिए एक बार फिर 3 ऐसे अहम मुद्दों का जिक्र किया जिन पर पूरे देश में चर्चा होने लगी है। तो क्या है वो 3 मुद्दे, आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आजादी के 78वें जश्न के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव पर लगाम लगाने के लिए देश में हर धर्म और मजहब के लिए एक ही कानून होना चाहिए। प्रधानमंत्री की इस बात से ये साफ हो गया कि मोदी सरकार देश में सबके लिए एक कानून लाने को लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन इस मुद्दे पर बोलते हुए मोदी ने चर्चा में रहने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक नया नाम दे दिया, सेक्युलर सिविल कोड। इस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। पीएम मोदी ने देश में सबके लिए एक ही कानून को जरूरी बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस मुद्दे पर चर्चा कर चुका है, जिसे बहुत पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है और ये बीजेपी के अहम मुद्दों में से एक है। लेकिन आज पीएम मोदी की यूसीसी के बजाय सेक्युलर सिविल कोड वाली बात निकलते ही विपक्ष और मुस्लिम समाज ने पीएम के बयान का ये कहते हुए विरोध शुरू कर दिया कि सेक्युलर का मतलब ये नहीं कि सबके लिए एक ही कानून बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, सेक्युलर सिविल कोड के नाम से उसको बोल लीजिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया, ये सब ऐसे ही आ जाएगा। देश में सर्वसम्मति बननी होगी ना, आप कंसेंसस बनाइए, देश में बात करिए, और जब कोई ड्राफ्ट तो फ्लोट करिए। कुछ पता ही नहीं है किसी को, आप ये बातें करने लगते हैं। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को देश के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। भ्रष्टाचार की तुलना दीमक से करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि करप्शन की वजह से देश का हर नागरिक परेशान रहता है। लेकिन इस पर बोलते हुए पीएम मोदी ने 2 अहम बातें और कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में करप्शन का महिमा मंडन कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भय का माहौल बनाना जरूरी हो गया है। इन 2 बातों से पीएम मोदी ने सिग्नल दे दिया कि करप्शन के मुद्दे पर जांच एजेंसियों के एक्शन में कोई ढिलाई नहीं होने वाली, भले ही आरोपों में चाहे कितना भी बड़ा चेहरा क्यों ना हो। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है, और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।